हेलो एवरीवन। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये करने वाले हैं कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्रैकिंग योर नीट एग्ज़ाम। आई एम डॉक्टर जागृति। आई एम टीचिंग यू जूलॉजी एट ओ लर्न और मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए नीट एग्ज़ाम से पहले। तो जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले हम ये जान लें कि नीट एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आपको नीट का सिलेबस बेहतर तरीके से समझने की और जानने की ज़रूरत है। इसको अगर एक बेहतर एग्जाम्पल से समझें, जैसे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि मल्टीपल चैप्टर्स में पूछे जाते हैं, तो अगर आप सिलेबस को प्रॉपरली समझेंगे तो उससे आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप प्लानिंग भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे कि इस सिलेबस को कैसे कवर करें, एफिशिएंटली बेसिकली आप काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है अगर उसके बारे में हम बात करें तो टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपको किस प्रकार काम करना चाहिए। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको दिन में पढ़ पाते हैं, रात को नहीं जग पाते। जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रात भर जग के पढ़ सकते हैं पर दिन में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को जज करना पड़ेगा, समझनी पड़ेंगी चीज़ें कि हाँ आप किस टाइम पे मोस्ट एफिशिएंट वर्क कर सकते हो और उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सॉर्ट आउट करोगे और समझोगे कि हाँ मुझे कब काम करना चाहिए, मुझे कब पढ़ना चाहिए, मुझे कब सोना चाहिए, मुझे कब खाना चाहिए और मुझे कब एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हाई क्वालिटी रिसोर्सेज, इसका इंतज़ाम करना। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत ही हाई क्वालिटी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सकेगा और जिसकी मदद से आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सॉर्ट कर सकेंगे, समझ सकेंगे और प्लान कर सकेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज में आपका स्टडी मटेरियल भी आता है और इसमें आपके इंस्टीट्यूट्स का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब आप देखिए, आपके पास आपका एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन आपका 100% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से नहीं आता। तो जो कुछ परसेंट क्वेश्चंस हैं, 10 to 15% क्वेश्चंस, उसको समझने के लिए आपको कुछ इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करना होगा, कुछ अच्छे टीचर्स के संपर्क में आना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से वो आपको गुरु आपको राह दिखाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में अगर आप समझें तो हमारे नीट का गीता समझते हैं आप, तो वो हमारे नीट का गीता है। बिल्कुल हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो उस कंडेंस्ड फॉर्म को डीकंडेंस करने के लिए आपको अच्छे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की, सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रिसोर्सेज से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका क्या काम होगा उसमें? आपका ये काम होगा कि आप किस प्रकार से उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें अपने तैयारी के अंदर। ठीक है, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं पढ़ सकता। कुछ बच्चे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कम समय में पढ़ के वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको उसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो आपको वही वर्कआउट करना है, वही आपको समझना है। ये आपके लिए कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि आप अपनी फंक्शनिंग जो है वो आप खुद ही समझ सकते हैं और वो आप समझ के अपने टाइम टेबल को प्रॉपरली सॉर्ट कर सकते हैं। और आपको जहाँ भी फील हो रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ पे कमी आ रही है, उसमें आपका कौन हेल्प करेगा? रिसोर्सेज मदद करेंगे, आपके स्टडी मटेरियल मदद करेंगे,
आप जो क्लासेस लेते हैं इंस्टीट्यूट में, जिस भी टीचर से आपको बेहतर समझ आता है, जहाँ भी आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आती हैं, वो जब आपको समझ आने लग जाएगा तो फिर आप उस मैक्सिमम तरीके से उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नोट्स बनाना। ठीक है। अब देखिए, हो सकता है एनसीईआरटी से आपका काम नहीं चल रहा, आपने एक मोटी सी पढ़ने के लिए बुक खरीद ली, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप नोट्स बनाएंगे। एक और तरीका है, ये हमने हमारे चैप्टर्स में भी पढ़ा है, कि अगर आप देखें तो बुक्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि हर एक लाइन को आप रिवीजन टाइम में नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको इम्पॉर्टेंट लाइंस को हाइलाइटर से मार्क करना होता है और उनको यूज़ करके आपको अपना नोट्स बनाना होता है। नोट्स का क्या यूज़ होता है, नोट्स का यही यूज़ होता है कि आप कैसे बेहतर तरीके से एंड मोमेंट पे चीज़ों को याद कर सकें और आप ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकें। अब देखिए, ये हर एक कोई ही करता है। एग्ज़ाम से कुछ समय पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले लोग क्या करते हैं, सिलेबस तो लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1-2 महीने पहले लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि लोग कोशिश करते हैं कि पूरे सिलेबस को थोड़े से शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर जाए। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर आप एक बार रिविजन नहीं करेंगे एंड मोमेंट पे, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्किप हो सकती हैं। ठीक है। तो ये जो एंड मोमेंट का रिवीजन है, उस टाइम पे कौन काम देता है, उस टाइम पे आपके नोट्स काम देते हैं। उसी समय के लिए आप अपने नोट्स बनाते हैं, ताकि आपको जब आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, कोई भी चीज़ आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो उसको रिवाइज करने के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए, चीज़ों को और बेहतर तरीके से याद करने के लिए, समराइज करने के लिए आप किसकी मदद ले सकते हैं, नोट्स की मदद ले सकते हैं। ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये क्यों बेनिफिशियल है, ये आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो आपने अपनी तरीके से बनाई है। ठीक है। तो आपने अगर अपने तरीके से बनाई है, अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। क्योंकि आप जब भी नोट्स बनाएंगे, आप उसको उसी तरीके से बनाएंगे, ये सोच के बनाएंगे कि हाँ, जब मैं एंड मोमेंट पे पढ़ूंगा या मैं जब भी दोबारा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो मुझे ये बेहतर तरीके से चीज़ों को याद दिलाएगा, बेहतर तरीके से मुझे चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है। नोट्स बना लिया आपने, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास। ठीक है। आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिसोर्सेज की क्यों ज़रूरत होती है, आपको इस पॉइंट से क्लियर होगा कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, सारा कुछ पढ़ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या आ गया, बीच में डाउट आ गया, मतलब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई। तो नीट को क्रैक करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीज़ आपको डाउट आया, वो आपको बचा के नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को, डाउट को क्लियर करना है। और उस डाउट को क्लियर करने के लिए कौन हेल्प करेगा आपकी, आपके टीचर्स हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है। तो टीचर्स जो हैं, जिस राह पे अभी आप चल रहे हैं, वो उस राह से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो टीचर्स उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आपको समझा भी सकते हैं। ठीक है। तो आपका क्या काम होता है कि एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम से काफ़ी समय पहले आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। डाउट्स आपको क्लियर रखने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और आप बिल्कुल अपने पॉइंट्स को लेके एकदम क्लियर हो। आपको कहीं भी कोई चीज़ अटक ना रही हो कि हाँ, ये चीज़ क्या थी, पहले पढ़ लेती या पढ़ लेता तो अच्छा होता, एग्जाम में मैं क्वेश्चंस बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीट से पहले आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है। तो आपको अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे। ठीक है। अब आपने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए। डाउट्स क्लियर करने के बाद क्या करना होगा, डाउट्स क्लियर करके ऐसा नहीं है कि दिमाग में वो बिल्कुल छप जाएगा। नेक्स्ट आपको ये करना होगा कि आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो डाउट्स आपने क्लियर किए हैं, उसको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में इम्प्रिंटेड नहीं रह सकती।
आपको बार बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत लोगों को लिख के याद होता है, बहुत लोगों को रट के याद होता है। तो आपको जिस भी तरीके से याद होता है, डायग्राम्स तो आप रट के याद नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस लिख के ही करना पड़ेगा। तो आपको डाउट क्लियर करने के बाद एक बार सिलेबस, 2 बार, जितनी बार भी आपको सिलेबस कवर करना है, वो करने के बाद आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा। क्यों प्रैक्टिस करना होगा? इसलिए प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो आपके दिमाग पे छप जाए, बिल्कुल, ताकि आप उसको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए उससे, तो आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि जब आप उसको पढ़ें क्वेश्चन को, तो आपको उसका आंसर तुरंत क्लिक करे दिमाग में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगली बात, आजकल की जनरेशन की क्या हैबिट है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अब देखिए, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या होता है, आप बैठे रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं। ठीक है, तो लगातार अगर बैठे रहेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा याद करें कि आपके बॉडी का जो मैकेनिज्म, आपकी बॉडी जो है वो मशीनरी है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल से ऐसे समझें कि एक मशीन में अगर आप तेल नहीं डालेंगे तो वो घिसनी शुरू हो जाएगी या वो आवाज़ करनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी बॉडी एक मशीन है, अगर आप लगातार बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 10 प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। गैस की प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी नोजिया, वॉमिटिंग, 10 तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और आपका एक टाइम बाद अगर आप लगातार पढ़ते जाएंगे और अगर आप बिल्कुल भी उसमें बीच में एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपको खुद हैवी सा फील होगा, सर में हैवी, कभी सर दर्द हो जाएगा, कभी पेट में कुछ दिक्कत हो जाएगी, कभी बॉडी में पेन हो जाएगा। तो जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं या कर रहे हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, आपको फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। ऐसा नहीं कि दिन भर आप चलते ही रहें, लेकिन हाँ, बीच में कुछ कुछ इंटरवल्स पे या कुछ एक टाइम निकालें जहाँ पे आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर स्लीप, आपको नींद का जो 6 से 8 घंटे का जो एक समय होता है, हर किसी को वो लेना ही चाहिए। क्यों? फिर वही बात हो गई, किसी भी चीज़ का ना एक साइकिल होता है। अगर आप बस लगातार मेहनत करते रहेंगे और बॉडी को आराम नहीं देंगे, तो क्या दिक्कत आएगी, फिर बॉडी भी जवाब देना शुरू कर देगी कि हाँ, आपने नहीं दिया मुझे आराम, तो फिर मैं भी उस तरीके से ही रिएक्ट करूँगा। आप खुद देखेंगे ये कि आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो आपके कभी आँख में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी बॉडी में दर्द, एंड सो ऑन। तो प्रॉपर स्लीप साइकिल जो है वो एग्ज़ाम के टाइम में भी मेंटेन करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको एक प्रॉपर साइकिल, एक रूटीन सेट करना ही पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना है, सोना है, खाना है, एंड सो ऑन। तो ये तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्लीप साइकिल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम में प्रॉपरली नहीं सोएंगे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपके दिमाग पे पड़ेगा। तो दिमाग को ही सबसे ज़्यादा साथ देना है आपका जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो अगर दिमाग ही थका हुआ होगा और बिल्कुल ही रेस्टलेस होगा, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ये प्रॉपर स्लीप है, ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप ये भी समझ सकते हैं, बस यंगस्टर्स की ही हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सबके ही साथ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। जंक फूड या बाहर का खाना, सारा कुछ ही काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स नहीं मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स अगर नहीं मेंटेन होंगे, तो फिर वही बात है, कोई भी दिक्कत आ सकती है, बदहजमी की दिक्कत आ सकती है। उसके बाद पूरी बॉडी है, अगर बदहजमी की दिक्कत आएगी तो फिर आप समझ सकते हैं वीकनेस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि जिस समय आप किसी चीज़ के लिए ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, प्रॉपर फ्रूट्स लेने चाहिए,
प्रॉपर सीरियल्स, पल्सेस, राइस, ये सारा कुछ बैलेंस्ड अमाउंट में, बैलेंस्ड डाइट इस फॉर्म में लेना चाहिए, नहीं तो इससे भी बॉडी में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलना फिरना, उसी में आपका एक्सरसाइज भी आता है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही लगातार बैठ के कुछ भी नहीं करते रहना है, बीच बीच में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सोएं भी प्रॉपर टाइम पे, आप थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज भी करते रहें, प्रॉपर खाना भी खाएं, और कोशिश करें कि जो आपके साथ वाले लोग हैं, आपके परिवार वाले लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो उन लोगों से आपको इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स को डिप्रेशन, एंजाइटी, सारा कुछ हो गया। तो इसलिए आपको ऐसे लोग जो कि आपके लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, आपको हमेशा उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि नहीं रहेंगे तो फिर वही बात है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत प्रेवलेंट हैं। तो आपको हमेशा अच्छे पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहना ही चाहिए। ठीक है। सो आई होप ये जो पॉइंट्स हैं आपको इजी लगे होंगे समझने में, आप कोशिश करेंगे इसको इनकॉर्पोरेट करने का अपने प्रिपरेटरी फेज में, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो आई होप आपको सारा कुछ हेल्दी, सारा कुछ सही रहेगा, प्रॉपर आप मेहनत भी करेंगे तो हाँ, क्रैक आप कर लेंगे नीट। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि मेरी बातें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच।